22,000 करोड़ के लोन के बदले सिर्फ 6 करोड़ वापस करने हैं। 99.97% का हेयर कट। मतलब 100 रुपए देने थे, उसके बदले 3 पैसे दो और बाय बोलो। और जिस आदमी की बात हो रही है उसकी नेटवर्थ कुछ साल पहले 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। सो नेचुरली सवाल बनता है, 40,000 करोड़ का एम्पायर आखिर गया कहाँ? 22,000 करोड़ के क्लेम्स आए कहाँ से? और HDFC, एक्सिस, कैनरा जैसे लेंडर्स ये 6 करोड़ के रीपेमेंट प्लान को ऑपोज कर रहे थे, फिर भी ये प्लान अप्रूव कैसे हो गया? बट आप मानोगे नहीं, लेकिन इस स्टोरी का क्रेजीएस्ट पार्ट 22,000 करोड़ रुपए भी नहीं है, क्योंकि इस स्टोरी की शुरुआत होती है सिर्फ 17 रुपए से। 1970, 20 साल का एक लड़का हिसार से दिल्ली आता है। जेब में सिर्फ 17 रुपए। नाम था सुभाष चंद्र। फैमिली ऑलरेडी बहुत से फाइनेंशियल ट्रबल्स फेस कर रही थी। उनका ट्रेडिशनल ग्रेन बिजनेस लॉसेस में चला गया था। कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं हो रही थी, तो पढ़ाई बीच में छोड़कर बिजनेस संभालना पड़ा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी फैमिली को कोई लोन पे पैसे देना भी नहीं चाहता था। आप मंडी में माल खरीदने जाओ, सेलर बोलता है भाई पहले पैसा दिखाओ, तुम्हारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन हमको पता है। और यहीं सुभाष चंद्र ने एक चीज सीखी जो आयरॉनिकली इस पूरी स्टोरी में बार बार वापस आएगी। उन्होंने सप्लायर्स को छोटे छोटे पेमेंट्स करके कॉन्फिडेंस रीबिल्ड किया। ग्रेन बिजनेस टर्न अराउंड हुआ, फिर राइस एक्सपोर्ट्स, फिर पैकेजिंग, एसएल पैकेजिंग जो बाद में जाकर एसएल प्रोपैक बना, फिर एसएल वर्ल्ड। एक आदमी जिसके पास इंडस्ट्री का कोई फॉर्मल ब्लूप्रिंट नहीं था, वो एक के बाद एक कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस में घुसता चला गया। और सरप्राइजिंगली काफ़ी सारे बिजनेसेस सक्सेसफुल होते चले गए। लेकिन 1991 में उन्होंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसने उनकी लाइफ परमानेंटली चेंज कर दी। CNN। इंडिया में उस वक्त टीवी का मतलब सिर्फ दूरदर्शन था। प्राइवेट इंडियन सैटेलाइट टेलीविजन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो सुभाष चंद्र ने सोचा अगर इंडियंस को अपना प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल मिल जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी, सैटेलाइट कहाँ से मिलेगा, ट्रांसपॉन्डर कौन देगा, कंटेंट कैसे आएगा। और जिस मार्केट में प्राइवेट सैटेलाइट टीवी है ही नहीं, उसमें पैसा कैसे बनेगा। एक्सपीरियंस मीडिया हाउसेस को भी आइडिया रिस्की लग रहा था, बट चंद्रा ने ये रिस्क लिया और 2 अक्टूबर 1992 को लॉन्च हुआ जी टीवी, इंडिया के टेलीविजन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट। आज जी नॉर्मल लगता है, लेकिन इमेजिन करो 1992 में सडनली गवर्नमेंट टेलीविजन के अलावा एक कलरफुल प्राइवेट हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल आपके घर में आ रहा है। सीरियल्स, मूवीज, म्यूजिक, एडवर्टाइजिंग, प्राइवेट एंटरटेनमेंट जी एक्सप्लोड कर रहा था। और सुभाष चंद्र एक बिजनेसमैन से एक मीडिया बैरन बन चुके थे। और यहाँ अगर उनकी स्टोरी खत्म हो जाती तो ये परफेक्ट इंस्पिरेशनल बिजनेस केस स्टडी होती। 17 रुपए से शुरुआत, रिस्क लिया, इंडिया का टेलीविजन चेंज कर दिया, मैसिव वेल्थ क्रिएट की, दी एंड। पर प्रॉब्लम ये थी कि सुभाष चंद्र को एक बिजनेस चलाने से ज़्यादा मज़ा नए बिजनेसेस क्रिएट करने में आता था। खुद उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को एक तरह का नशा बोल के डिस्क्राइब किया है। जी सक्सेसफुल हुआ तो ग्रुप रुका नहीं। पैकेजिंग, अम्यूजमेंट पार्क्स, केबल, टेलीविजन, डिश टीवी, न्यूज़, मूवीज, लॉटरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पावर, रियल एस्टेट, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज। और देखने में ये सब डाइवर्सिफिकेशन लगता है, बट फाइनेंस में एक डेंजरस डिफरेंस होता है डाइवर्सिफिकेशन और ओवर एक्सपेंशन के बीच। जब आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के कैश फ्लोज और शेयर्स का यूज दूसरे रिस्की बिजनेसेस को फाइनेंस करने के लिए लगाते हो, तब एक बिजनेस फेल होने का रिस्क पूरे एम्पायर को इन्फेक्ट कर सकता है। और एसएल के केस में एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम बिल्ड होने लगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को बहुत कैपिटल चाहिए, रिटर्न्स स्लो आते हैं, डेट कंटिन्यूअसली सर्विस करना पड़ता है। और फंडिंग के लिए प्रमोटर्स ने क्या किया, जी जैसे वैल्यूएबल बिजनेसेस के शेयर्स प्लेज कर दिए।
मतलब मान लो मेरे पास 100 करोड़ के शेयर्स है, मैं बैंक से लोन लेती हूँ और बोलती हूँ अगर मैं पैसा नहीं चुका पाई तो ये सारे शेयर्स आप बेच देना। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब तक शेयर्स की वैल्यू 100 करोड़ है तब तक तो सब चिल है, लेकिन अगर स्टॉक प्राइस क्रैश करके 60 करोड़ हो गया, लेंडर बोलेगा मैडम कोलैटरल कम हो गया और सिक्योरिटी लाओ, और अगर नहीं ला पाए तो बैंक शेयर्स मार्केट में बेचना शुरू करेगा। शेयर्स बिकेंगे, प्राइस और गिरेगा, फिर कोलैटरल और गिरेगा और सडनली एक डेथ स्पाइरल स्टार्ट हो सकता है। और सुभाष चंद्र के केस में ये रिस्क सिर्फ थियोरेटिकल नहीं था, कुछ ही महीनों बाद उनके एम्पायर पर इसका रियल इम्पैक्ट दिखने लगा। जनवरी 2019 जी और एसएल ग्रुप के स्टॉक्स सडनली क्रैश करने लगे। एक सिंगल डे में ग्रुप स्टॉक्स में मैसिव वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुई। डेट मार्केट नर्वस हो गया। म्यूचुअल फंड्स और एनबीएफसीज ने हजारों करोड़ एसएल ग्रुप के बॉन्ड्स में लगाए हुए थे। मार्च 2019 तक एसएल ग्रुप का ओवरऑल डेट 16,000 करोड़ रुपए था और उसमें से 11,000 करोड़ तो फंडिंग म्यूचुअल फंड्स और एनबीएफसी से प्रमोटर शेयर्स प्लेज करके रेज की गई थी। अब प्रॉब्लम समझो, डेट इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे बिजनेसेस में था, बट कोलैटरल जी जैसे क्राउन ज्वेल कंपनीज के शेयर्स थे। मतलब रिस्की बेट कहीं और उसका होस्टेज था एक अल्ट्रा सक्सेसफुल बिजनेस। सुभाष चंद्र को ओपनली क्रेडिटर्स के नाम पर लेटर लिखना पड़ा जिसमें उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, पर इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता था जो बहुत पेनफुल था, सेल द क्राउन ज्वेल्स, अपनी ही कंपनी के शेयर्स बेचकर लोन चुकाना। 2019 में एसएल प्रमोटर्स ने जी एंटरटेनमेंट का 11% स्टेक इन्वेस्को ओपनहाइमर को 4,224 करोड़ में सेल कर दिया। पैसा लेंडर्स को रीपे करने में गया, पर स्टेक सेल यही नहीं रुकी। जी में प्रमोटर ओनरशिप कंटिन्यूअसली डाइल्यूट होती गई। एक स्टेज पर जी के प्रमोटर्स का 90% से ज़्यादा स्टेक प्लेज था। बेसिकली जिस जी को सुभाष चंद्र ने जीरो से क्रिएट किया, कर्जा बचाने के लिए उसी जी पर फैमिली का कंट्रोल ऑलमोस्ट हाथ से चला गया। इसको सिर्फ फाइनेंशियल लॉस मत समझो। फाउंडर के लिए कंपनी स्टॉक होल्डिंग नहीं होती, वो आइडेंटिटी होती है। 30 साल का क्रिएशन, और अब अपने दूसरे बिजनेस बेट्स के डेट को सेटल करने के लिए वही वेल्थ क्रिएशन बेचना पड़ रहा है। 2021 में चंद्रा ने अनाउंस किया कि 43 लेंडर्स के साथ 91.2% डेट सेटल हो चुका है। बहुत एसेट्स और ओनरशिप एक्चुअली सेल हुई, बट स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं हुई। सालों बाद जी के अराउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सवाल भी उठने लगे और जुलाई 2026 में सेबी ने एक मेजर ऑर्डर पास किया। इशू था जी एंटरटेनमेंट की हैदराबाद वाली प्रॉपर्टी। इशू ये था कि एसएल ग्रुप से लिंक्ड 4 प्राइवेट कंपनीज ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से 726 करोड़ के लोन लिए थे। ध्यान दीजिए, लोन जी ने नहीं लिया था, उनके प्रमोटर ग्रुप एसएल ने लिया था। जी के शेयर होल्डर्स को इस लोन से कोई डायरेक्ट पैसा भी नहीं मिल रहा था, लेकिन लोन लेने के लिए लेंडर ने जब कोलैटरल मांगा, कोलैटरल में दी गई जी एंटरटेनमेंट की हैदराबाद वाली प्राइम प्रॉपर्टी। मतलब लोन प्राइवेट कंपनी का, लेकिन गिरवी पब्लिक कंपनी की प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉफिट प्राइवेट और रिस्क पब्लिक। अब नॉर्मल लिस्टेड कंपनी में ऐसा करने के लिए ऑडिट कमेटी, बोर्ड और शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी होती है, लेकिन यहाँ ना ऑडिट कमेटी की अप्रूवल थी, ना बोर्ड की, और ना शेयर होल्डर्स को बताया गया। और ये सारी चीज़ें पकड़ी तब गई जब फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के जी के ऑडिट में ऑडिटर ने पूछा कि हैदराबाद वाली इतनी वैल्यूएबल लैंड के ओरिजिनल पेपर्स दिखाइए। मैनेजमेंट के पास पेपर्स थे ही नहीं। पहले लगा कि पेपर्स कहीं मिसिंग होंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला पेपर्स गायब नहीं थे, वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जिसने लोन दिया था उसके पास मॉर्गेज के तौर पर रखे हुए थे। इमेजिन करो, कंपनी के ऑडिटर को प्रॉपर्टी पेपर्स मांगने के बाद पता चले कि कंपनी की लैंड किसी और के लोन के लिए ऑलरेडी गिरवी है।
अब आप बोलोगे प्रॉपर्टी गिरवी ही तो रखी थी, जी से कैश थोड़ी ना निकाला था। तो देखो, अगर प्रमोटर लिंक प्राइवेट कंपनी 726 करोड़ का लोन रीपे नहीं करती तो लेंडर जी की प्रॉपर्टी पर रिकवरी का हक जता सकता था। पैसा प्राइवेट कंपनीज को मिला, लेकिन पॉसिबल लॉस जी और उसके पब्लिक शेयर होल्डर्स का था। और इन्वेस्टर्स को इस रिस्क के बारे में बताया भी नहीं गया। इसी को कॉरपोरेट गवर्नेंस का कचरा करना कहते हैं। तो अब सेबी के फाइनल ऑर्डर के मुताबिक सुभाष चंद्र ने अपनी पोजीशन का मिसयूज करके जी की प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स लेंडर को दिए और फॉल्सली रिप्रेजेंट किया कि मैनेजमेंट अप्रूवल अवेलेबल है। सेबी ने यह भी कहा कि सुभाष चंद्र और उनके बेटे पुनीत गोयनका को मॉर्गेज की नॉलेज थी, फिर भी इन्वेस्टर्स को डार्क में रखा गया। तो सेबी ने सुभाष चंद्र पर 60 लाख की पेनल्टी और 1 साल का मार्केट बैन लगाया। पुनीत गोयनका पर 58 लाख की पेनल्टी और 1 साल का बैन लगाया। जी एंटरटेनमेंट पर 30 लाख की पेनल्टी और 2 महीने की मार्केट रिस्ट्रिक्शन लगाई। इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ प्रॉफिट्स और उसका शेयर प्राइस देखना नहीं होता। ऑडिटर के रिमार्क्स, मिसिंग टाइटल डीड्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। खैर, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और करंट इंसॉल्वेंसी केस पर। सुभाष चंद्र ने एसएल कंपनीज के कई लोन्स के लिए पर्सनल गारंटीज दी थी। मतलब मान लो कंपनी बैंक से 100 करोड़ लेती है, प्रमोटर बोलता है कंपनी नहीं चुकाएगी तो मैं पर्सनली पैसा चुकाऊंगा। मतलब कंपनी डिफॉल्ट करे तो लेंडर प्रमोटर के पर्सनल एसेट्स के अगेंस्ट भी रिकवरी इनिशिएट कर सकता है। इसी पर्सनल गारंटर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में क्रेडिटर्स के अराउंड 22,000 करोड़ के क्लेम्स एडमिट हुए। अब रीपेमेंट प्लान आता है जिसके अकॉर्डिंग 22,000 करोड़ के बदले सिर्फ 6 करोड़ रुपए लौट आनी है। मतलब कि 99.97% का हेयर कट। मतलब हर 100 रुपए के बदले 3 पैसे दो और फ्री हो जाओ। अकेले LIC हाउसिंग फाइनेंस का क्लेम अराउंड 1822 करोड़ का था, लेकिन प्रपोजल के अकॉर्डिंग उनको मिलते हैं सिर्फ 38 लाख रुपीस। सो ऑब्वियसली कई सारे लेंडर्स ने बोला कि नो वे, ऐसा नहीं चलेगा। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, RBL बैंक, यूनियन बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस, सब ने लोन दे के रखा है इनको और सब ने सेटलमेंट प्लान को अपोज किया। पर फिर भी ये इलॉजिकल प्लान पास कैसे हो गया? तो होता ये है कि इंसॉल्वेंसी में कोर्ट खुद बैठकर ये डिसाइड नहीं करता है, इसमें क्रेडिटर्स खुद वोट करते हैं और टोटल वोटिंग पावर का 80.81% प्लान के फेवर में आ गया। लेकिन इतने सारे क्रेडिटर्स मान क्यों गए? तो यहाँ एक और कंट्रोवर्सी है। बात यह है कि प्लान सपोर्ट करने वाली एंटिटी सुभाष चंद्र और एसएल ग्रुप से कनेक्टेड पार्टीज है जो बोल रहे हैं कि हमको अपना पैसा वापस नहीं चाहिए। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात, सुभाष चंद्र की नेटवर्थ 2018 में 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर थी और अब डिस्क्लोज नेटवर्थ सिर्फ 32 करोड़ है। तो ये सवाल तो उठेगा ना कि बाकी पैसा आखिर गया कहाँ? मिडिल क्लास एक होम लोन डिफॉल्ट करे तो इनकम, प्रॉपर्टी, एसेट, सिविल सब का पोस्टमार्टम हो जाता है। यहाँ हजारों करोड़ रुपए ऐसे ही गायब हो गए और किसी को हवा तक नहीं लगी। तो ये स्टोरी एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल है कि बिजनेस में लेवरेज जब तक काम करता है वेल्थ को मल्टीप्लाई करता है, लेकिन जिस दिन काम करना बंद करता है वही लेवरेज एम्पायर को रिवर्स गियर में भी उतनी ही तेजी से ले जा सकता है। और हेडलाइंस के पीछे की असली बिजनेस स्टोरीज मैं रोज सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करती हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना।